हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए एक नई वीडियो के साथ चैप्टर हमारा ऊर्जा के स्रोत वो चल रहा है अभी। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको बताया था। जीवाश्म ईंधन यानी कि जो हमारे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो वो क्या कहलाते हैं, हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो उनके अब है आज जो हमारा टॉपिक है उसी के बारे में है, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण, यानी कि जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उनके जलने से जो प्रदूषण होता है, क्या क्या उसकी हानियां हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। जो हमारे जीवाश्म ईंधन है इनके द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे रोकने के क्या उपाय हैं। उसके बाद तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है। उसके बाद बात करेंगे जल विद्युत संयंत्र की, इसके द्वारा किस प्रकार विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो उसके बाद फिर जीव द्रव्यमान और या जैव द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद जो वायु ऊर्जा है वो क्या होती है। फिर विंड मिल क्या होता है, सौर ऊर्जा और इसके जो उपयोग हैं वो किस प्रकार है, कि कौन कौन से होते हैं इसके उपयोग। और उसके बाद बात करेंगे इसकी जो सौर तापन युक्तियाँ हैं, यानी कि जो हमारा सोलर कुकर है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलने से प्रदूषण। देखिए, जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधनों को दो प्रकार से जलाते हैं। एक तो होता है कोयले का जलाना और दूसरा होता है जो पेट्रोलियम उत्पाद है हमारा डीजल, पेट्रोल, तो उन्हें जलाना। तो इस प्रकार सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे, कोयले को जलाने से प्रदूषण। यानी कि देखिए, जब हम क्या करते हैं, जो कोयला होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, जटिल मिश्रण होता है। तो जब हम कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या करते हैं, जो उसमें उपस्थित जो कार्बन होती है वो क्या करती है, कार्बन वो कार्बन जो है, जो उसमें उपस्थित जो कार्बन होती है वो कार्बन क्या करती है, वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है। यानी कि जो कार्बन होती है वह जो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है उस वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है और क्या बनाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। C+O ये ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन है, तो क्या बनाएगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो जो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करती है, कार्बन जो कोयला जलाते हैं, जो कोयले में जो कार्बन उपस्थित होता है तो वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या होता है, इसके द्वारा जो गैसें निकलती हैं, सबसे पहले वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कुछ नाइट्रोजन के यौगिक भी और सल्फर के यौगिक भी इसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं। यानी कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ जो नाइट्रोजन और सल्फर के कुछ यौगिक भी क्या होते हैं, निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो क्या करते हैं, जो वैसे तो आपने देखा हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पेड़ पौधे हैं उपयोग करते हैं, उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं उसकी क्रिया के फलस्वरूप। तो लेकिन फिर भी इसकी खपत वैसे तो पेड़ पौधों के द्वारा हो रही लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन फिर भी ये क्या है, लगातार जो हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके द्वारा आप अनेक समस्याएं देख रहे हैं। हिम ग्लेशियरों का पिघलना है, वो सब क्या है, उसको जब हिम ग्लेशियर पिघले तो क्या हो रहा, समुद्रों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा। तो अनेक समस्याएं हमारे सामने है। तो इस चीज़ में क्या करते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से क्या हो रहा, लगातार इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। तो जो हमारी जो ये गैसें हैं, कौन कौन सी, जो CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक विषैली गैस होती है। ये क्या होती है, एक विषैली गैस होती है और ये हमारे ऊपर विषैला जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके ऊपर क्या करती है, विषैला प्रभाव छोड़ती है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एकदम घोटने वाली गैस है। क्या है, दम घोटने वाली अक्षयकारी गैस। दम घोटने वाली अक्षयकारी गैस ये क्या करती है, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उस श्वसन तंत्र को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। और उसके साथ साथ ये क्या करती है, जब ये वर्षा के जल के साथ मिल जाती है, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है जब ये वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर बरसती है तो क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन बोलते हैं उसे, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है। और जो ये अम्लीय वर्षा है ये क्या करती है, जो हमारी भव्य इमारतें, ताजमहल है, तो उन्हें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है। उनका जो कलर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, कलर का, जो व्हाइट मार्बल था उसका कलर ताजमहल का, लेकिन वो पीले कलर का दिखाई देने लगा, हल्के पीले कलर का। तो जो हल्का पीला कलर है वो अम्लीय वर्षा की वजह से ही है। तो ये क्या करती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो वर्षा के जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर बरसती है, तो जो भव्य इमारतें, जो ताजमहल वगैरह है, तो उनका क्या कलर चेंज हो जाता है, यानी कि उन्हें हानि पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। तो ये तो हमने बात करी किसके द्वारा, जो कोयले से जलाने से जो प्रदूषण होता है उसके बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनको जलाने से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं।
देखिए जो पेट्रोलियम उत्पाद या डीजल है, पेट्रोल इनके जलाने से क्या होता है, इनके जलाने से जो प्रदूषण होता है वो इस कोयले के जलाने से प्रदूषण से भी ज़्यादा हानिकारक होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों की तुलना करें, कोयले के जलाने से जो प्रदूषण होता है इसकी और जो पेट्रोलियम उत्पाद को जलाने से प्रदूषण होता है इसकी, तो इन दोनों में जो ज़्यादा हानिकारक है वो कौन सा है, हमारा पेट्रोलियम उत्पाद को जलाने से जो प्रदूषण होता है वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब मोटर कार का इंजन चलता है, मोटर कार चलाते हैं, तो उसके क्या चलाने से क्या होता है, उसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ जलता है उसके जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प, यानी कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प, ये सब क्या निकलते हैं, उससे निकलते हैं। यानी कि जब मोटर कार को चलाते हैं उसमें पेट्रोल जलता है, तो पेट्रोल जलने से क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प निकलते हैं। अब आपको पता है कि जो मोटर कार का जो इंजन होता है उसके अंदर अत्यधिक ताप होता है, उसके अंदर क्या होता है, ताप ज़्यादा होता है। तो जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, इसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा। प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा। यानी कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम या कोहरा बनाते हैं, जो अत्यधिक घातक क्या है, प्रदूषक है। तो अब बात करते हैं प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है, देखिए प्रदूषण को रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, एक तो यह है कि जो कोयला, जब हम कोयले का उपयोग करते हैं, कोयले को जलाते हैं, जैसे मान लो ईंट के भट्टों में जला रहे हैं, तो क्या करते हैं, किसी उद्योग में चला रहे हैं या जो हमारी जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, तो उनमें क्या करते हैं, जो उनकी जो चिमनियाँ, धुआं निकलने वाली जो चिमनियाँ हैं, उनकी जो ऊंचाई है, एक तो उनकी ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। ऊंचाई बढ़ाने से क्या होगा, जो इसके वायु प्रदूषक हैं वो वायु प्रदूषक ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचेंगे और वो हमें हानि नहीं पहुँचाएंगे। एक इसका क्या है, जो हमारी जो विद्युत जो हमारी कारें हैं, मान लो कार है, मोटरसाइकिलें हैं, इनमें क्या है, इनमें जो क्या लगता है, इनमें जो साइलेंसर होता है उस साइलेंसर में एक निर्वातक लगा, जो कंपनियां हैं काम उन्हें करना चाहिए, जो उनके अंदर जो साइलेंसर है उसके अंदर एक निर्वातक लगा देना चाहिए, यानी कि एक छन्ना लगा देना चाहिए, जो क्या करेगा, जो उसके द्वारा जो धुआं निकलता है उस धुएं को क्या करता है, जल वाष्प में बदल देता है और वो फिर हमें क्या है, नुकसान नहीं पहुँचाता। तो उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उस पेट्रोल में क्या होता है, टेट्रा एथिल क्या होता है, लेड होता है, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। क्या करते हैं, उसके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो मोटर जो हमारी कारें होती हैं या बाइक या ट्रक कुछ भी होता है, तो जब वो कण उनके वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं तो पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, उन्हें अवशोषित कर लेते हैं और उन अवशोषित कणों को क्या करते हैं, फिर वो जब जीव जंतु या पेड़ पौधे उन्हें अपने आहार के रूप में, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो सीधे उनके अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो जो टेट्राएथिल लेड वाला जो पेट्रोल है वो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या है, यह है जो प्रदूषण को रोकने के उपाय, जो हमारे कोयला और जो पेट्रोलियम उत्पादन से जलाने से जो प्रदूषण होता है, तो इस प्रदूषण को रोकने के ये उपाय हैं। अब बात करते हैं तापीय विद्युत संयंत्र की। देखिए जो तापीय विद्युत संयंत्र होता है, वैसे तो आपने देखा होगा जो तापीय संयंत्र हैं, जो क्या कहते हैं, जो विद्युत उत्पादन करते हैं, उनमें क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो जीवाश्म ईंधन है उसका दहन किया जाता है, यानी कि उनको जलाया जाता है। विद्युत उत्पादन करने के लिए जो हमारा कोयला है, इस प्रकार के जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, उनका क्या किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में उनका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन करने के लिए। तो इसे क्यों किया जाता है, इसे तापीय विद्युत संयंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा होती है वो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, इससे जब हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होगी वो किसके रूप में प्राप्त होगी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी, जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो इसमें तो क्या करते हैं, कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाने से क्या होता है, जो जल होता है उस जल को बड़ी तेजी से उबाला जाता है, बहुत अधिक टेम्परेचर पर उबाला जाता है और उसे उबालने से क्या किया जाता है, भाप को, उससे भाप उत्पन्न की जाती है। जब उसे ज़्यादा टेम्परेचर पर उबाला जाएगा तो भाप उससे ज़्यादा उत्पन्न होगी और भाप क्या करती है, फिर वो टरबाइन को घुमाने का काम करती है। जब टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा, उससे विद्युत जो है ऊर्जा में प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, जल विद्युत संयंत्र की। जल विद्युत संयंत्र क्या है, देखो जो हमारा तापीय विद्युत संयंत्र है इसमें तुम क्या करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं विद्युत उत्पादन करने के लिए।
लेकिन जो जल विद्युत संयंत्र है यानी कि इसमें क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसमें बड़े बड़े जो जलाशय होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें पानी को एकत्रित किया जाता है। यानी कि जो वर्षा का जल है उस वर्षा के जल को बहुत बड़े बड़े क्या करते हैं, बांध बनाकर, जो नदियों का जल है या वर्षा का जल है उसे क्या करते हैं, बड़े बड़े बांध बनाकर उस पानी को स्टोर किया जाता है, उस पानी को एकत्रित किया जाता है। और उस पानी को जैसे जैसे पानी उसमें इकट्ठा होता जाएगा तो उसका तल बढ़ता चला जाएगा, पानी यानी कि ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ता चला जाएगा। और उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें बड़े बड़े पाइप लगे हुए होते हैं। कैसे क्या लगे हुए होते हैं, उसमें जो जलाशय है उस जलाशय में बड़े बड़े पाइप लगे होते हैं और उन पाइपों से पानी क्या होता है, सीधा ही नीचे आधार पर लगी होती है टरबाइन में ब्लेड लगे हुए होते हैं। तो जो पानी, जब ऊंचाई से पानी हम नीचे डालेंगे टरबाइन के ऊपर तो उसका पानी का जो बहाव है वो बड़ा तेज होगा और वो टरबाइन को घुमाने का काम करता है। जब टरबाइन घूमेगी तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्या है, हमारा जल विद्युत संयंत्र है। और एक चीज़ हो रहा है, जो जल विद्युत संयंत्र है ये क्या है, इससे क्योंकि वर्षा का जल लगातार बारिश से होती रहती है और विद्युत जो जल उसका उपयोग हम कर लेंगे तो वर्षा का जल पुनः इकट्ठा हो जाएगा और फिर हम दोबारा से उसकी विद्युत उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब बात करते हैं हम किसके बारे में, जीव द्रव्यमान व जैव द्रव्यमान क्या होता है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में जो स्थित जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर में जो स्थित पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जीव द्रव्यमान या जैव भार। इसे हम जैव भार भी कहते हैं, जैव भार या जीव द्रव्यमान। यानी कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, जैव द्रव्यमान या क्या बोलते हैं, उसे जैव भार कहते हैं। और आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे हैं उनके जो अपशिष्ट हैं या जीव जंतु हैं उनके जो अपशिष्ट हैं, यानी कि पेड़ पौधे के अपशिष्ट क्या है, लकड़ी है, तो इस प्रकार से उनका प्रयोग, या जो हमारे जीव जंतु हैं जैसे गोबर है, गोबर के जो उपले हैं उनका उपयोग हम क्या करते हैं, अपने घर में ईंधन के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन ये अच्छा ईंधन नहीं माना जाता, इनके द्वारा जो प्राप्त होता है ईंधन में वो अच्छा ईंधन नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें क्या होता है, जल होता है और सेलुलोज का बना हुआ होता है और इसमें केवल इससे हमें 8% ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है। क्या हो, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती पाती है, केवल मात्र 8%। तो इसलिए ये द्रव्यमान इसका जो परंपरागत हमारे घरों में जो हम इसका क्या करते हैं, परंपरागत रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो परंपरागत चूल्हे हैं हमारे घरों में, जो कच्चे चूल्हे वगैरह हैं, उनमें इनका जो जीवाश्म ईंधन है, जो यानी कि जो ईंधन है इनके द्वारा प्राप्त जैव द्रव्यमान जो है, इसके जो ईंधन है, इनसे जो प्राप्त ईंधन है, हमारे पेड़ पौधों के अवशेष है या जीव जंतुओं के अवशेष है, उन जीव जंतुओं के अवशेष और पेड़ पौधों के अवशेषों को हम क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। और किसके रूप में, यानी कि जीव जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो गोबर वगैरह है, इनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, एक गोबर है उसके उपले बनाते हैं, उनका प्रयोग हम चूल्हों में करते हैं। उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं, इनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, लकड़ी वगैरह है, तो उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, उनका प्रयोग भी हम ईंधन के रूप में करते हैं। और वो जो ईंधन का जो इनसे प्राप्त जो ईंधन का प्रयोग है, इनसे प्राप्त उनका प्रयोग हम जो हमारे घरों में जो परंपरागत चूल्हे हैं उनमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये इनसे प्राप्त जो ईंधन है वो मैंने बताया कि वो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इनका जो ऊष्मायमान होता है वो बहुत कम होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, वायु ऊर्जा के बारे में। देखिए वायु ऊर्जा क्या है, आपने देखा होगा जब आंधी चलती है तो आंधी जो चलती है वो कब क्यों चलती है, जब हवा बहुत तेज बहती है तो उसे क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। जब हवा तेज चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। तो आंधी बोलने से क्या होगा, इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। जब आंधी चलती है तो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े रेत के जो टीले हैं वो छोटे छोटे टीलों में बदल जाते हैं, यानी कि रेत को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है जब आंधी चलती है। या हमारे जो छप्पर हैं उनके जो हल्की जो झोपड़ियाँ हैं उनकी जो हल्की छतें हैं, उन छतों को एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। और उसके साथ जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उन बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी उखाड़ सकती है। कौन? आंधी। तो इनसे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वायु ऊर्जा। यानी कि जो वायु से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वायु ऊर्जा। और ये गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। इनसे यानी कि जो वायु से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो किसके रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। अब बात करते हैं विंड मिल क्या होता है। देखिए विंड मिल वह युक्ति होती है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा को ब्लेडों को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो ब्लेड होते हैं उन ब्लेडों को घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं विंड मिल। विंड मिल में क्या होता है, सबसे पहले ये होती है हमारी क्या, विंड एक फिरकी है। जिस प्रकार में घरों में देखा होगा अक्सर बच्चे फिरकी बना देते हैं, कागज का एक
टुकड़ा लिया, एक पेज लिया, उस पेज को क्या करते हैं, उसको मोड़ कर काट कर उसके चारों कोणों से काट के उसकी एक फिरकी बना लेते हैं इस प्रकार से। और जब इसमें हम क्या मारते हैं, इसमें नीचे की लकड़ी की डंडी लगा देते हैं, ये गांव में बच्चे होते हैं, तो जब इसमें फूंक मारते हैं तो ये क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में घूमने लगती है फिरकी। एक ब्लेड ये इसके ब्लेड हैं, तो जब क्या करते हैं इस ब्लेड पर जब फूंक मारे तो ब्लेड जब घूमेगा तो क्या करेगा, सारे ब्लेड इसके साथ साथ घूमने लगते हैं। इसके नीचे लकड़ी डंडी लगा देते हैं। लेकिन ये है केवल गांव की बात, जो घरों में बच्चे बनाते हैं, जो विंड मिल होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें 4 ब्लेड लगे हुए होते हैं, और 4 ब्लेड के नीचे ये क्या लगी होती है, ये एक छड़ होती है, इस छड़ को बोलते हैं शाफ्ट। इस छड़ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शाफ्ट। तो जो शाफ्ट होते हैं, इस शाफ्ट के एक कोने पर क्या होते हैं, ये ब्लेड लगे हुए होते हैं। और जब हम ब्लेड को क्या करते हैं, वायु के द्वारा जब वायु चलती है, तेज वायु चलती है, तो ब्लेड क्या करते हैं, घूमने लगते हैं। और तभी जो है इसका क्या करते हैं, फिर जब ये घूमने लगती है तो ब्लेड घूमने से क्या होगा, ब्लेड घूमने लगेंगे, और इससे हमें क्या होगा, फिर ये पंखे चलाना या कुछ भी चलाना, इस प्रकार का हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा, सबसे इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। और जो सौर ऊर्जा है वो हमें लगभग आज से 5 करोड़ वर्ष पहले से, और लगभग यही मान सकते हैं हम कि जो 5 करोड़ आने वाले जो वर्ष हैं उनमें लगभग 5 करोड़ वर्षों तक ये जो ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, हमें लगातार प्राप्त होती रहेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ये सौर ऊर्जा है वो जो है ना, एक ही दिन में एक ही यानी कि अलग अलग स्थानों पर एक समान नहीं प्राप्त हो सकती, वो अलग अलग होती है। मान लो पहाड़ है, पहाड़ पर अलग हमें उसकी मात्रा अलग प्राप्त होगी, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में उसकी मात्रा हमें अलग प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, मान लो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो आधी भाग तो क्या है, तो उसका जो आधा भाग होता है वो तो वायुमंडल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है जब वो पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसका आधा भाग तो क्या करता है, वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, और केवल 47% हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। यानी कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का केवल 47% ही क्या होता है, वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाता है। तो लेकिन ये ऊर्जा ऐसी है, ये बिना प्रदूषण वाली ऊर्जा, यानी कि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इसमें इसके नुकसान भी है, कुछ नुकसान क्या है कि मान लो जिस तरह बादल हो रहा है, या रात का समय है, या बरसात के दिन है, तो उन दिनों में हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है, हमें इससे नुकसान है। नहीं तो वैसे क्या होता है कि आमतौर पर अगर सूर्य निकल रहा है, धूप अच्छी खिली हुई है, तो हमें इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसका जो सौर ऊर्जा है इसका हम उपयोग इस प्रकार करते हैं। इसका जो उपयोग है वो 2 प्रकार से होता है, कैसे, तो प्रत्यक्ष उपयोग होता है और एक होता है इसका अप्रत्यक्ष उपयोग। जो प्रत्यक्ष उपयोग होता है इसका वो किस किस रूप में होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है, जो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा है उसे हम क्या करते हैं, ऊष्मा के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलकर, यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है उसे क्या करते हैं हम विद्युत ऊर्जा में बदलकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो है इसके प्रत्यक्ष उपयोग। उसके बाद नंबर बात करते हैं 2 की अप्रत्यक्ष उपयोग की। अप्रत्यक्ष उपयोग क्या करते हैं, वायु ऊर्जा का जो उपयोग करके, सबसे पहले जो इसके अप्रत्यक्ष उपयोग है किस प्रकार करते हैं, नंबर 1 जो वायु ऊर्जा, उस वायु ऊर्जा का उपयोग करके इसका। नंबर 2 क्या है, जो समुद्रिक तरंगे यानी कि समुद्र से जो उठने वाले तरंगे हैं उन तरंगों में क्या होता है, ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का उपयोग करके भी हम इसका अप्रत्यक्ष उपयोग कर सकते हैं। तीसरा जो बांध है, उस बांध में जब जल एकत्रित करते हैं तो उस जल का उपयोग करके भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, सौर तापन युक्तियाँ। देखिए सौर तापन युक्तियाँ क्या होती है, सौर तापन युक्तियाँ वे युक्तियाँ होती हैं जो सौर ऊर्जा को, जिनके द्वारा सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित किया जाता है, इनके अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें हम संग्रहित कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या, सौर तापन युक्तियाँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सौर तापन युक्तियाँ हैं वे युक्तियाँ होती हैं जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, यानी कि जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम क्या, सौर तापन युक्तियाँ। तो सौर तापन युक्तियों की हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा जो सोलर कुकर है, उस सोलर कुकर के बारे में। जो सोलर कुकर होता है क्या होता है, देखिए ये जो सोलर कुकर है ये होता है कि लकड़ी का बॉक्स। इस लकड़ी के बॉक्स में क्या होता है, अंदर की साइड इसके यानी कि भीतरी सतह पर बॉक्स के क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम की परत लगा देते हैं। एल्यूमिनियम की परत लगाने पर क्या होगा, इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम की परत है इसके ऊपर हम कार्बन काला पेंट कर देंगे, जो कार्बन का काला पेंट कर देते हैं, और इसके बीच में लकड़ी का बॉक्स है जो एल्यूमिनियम की परत है इसके बीच में भर देते हैं रुई। और रुई क्या करती है, वह करती है ऊष्मारोधी का कार्य, यानी कि जो उसके अंदर जो बॉक्स के अंदर जो ऊष्मा होगी उस ऊष्मा को बाहर जाने से वो क्या करती है, रोकती है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मोटा कांच का ढक्कन लगा हुआ होता है। इस कांच का ढक्कन का काम क्या है, ये कांच का ढक्कन इसका काम ये है
कि वो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो होती है कम तरंग दैर्घ्य वाली, तो उन कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अंदर तो जाने देता है, लेकिन क्योंकि जो अंदर का भाग इसका काला पेंट वाला है तो उस भाग को उसमें होती है ज्यादा तरंग दैर्घ्य, तो उन ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को वापस नहीं जाने देता। ये इसका काम किसका है? मोटे ढक्कन जो कांच का ढक्कन है इसका काम है। उसके बाद तीसरा है हमारा परावर्तक। परावर्तक का काम क्या है? जो परावर्तक है इस पर सीधी ये होता है समतल दर्पण। यहाँ ये इसमें ढक्कन, इसमें क्या होता है जो ढक्कन होता है इसके लकड़ी के बॉक्स का, ये होता है समतल दर्पण। तो इस समतल दर्पण पर जो सूर्य किरणें पड़ती हैं तो वे इससे टकराकर सीधी कहाँ पहुंचती हैं? इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर पहुंचेंगे तो इस बॉक्स के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ हम इसमें क्या रखते हैं? जो भी चीज़ हमें पकानी होती है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसमें जो इनकी बाहरी सतह जो बर्तन है, चाहे तो एल्युमिनियम का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, उन बर्तनों को हम क्या करते हैं? बाहर से काला पेंट कर देते हैं, उन पर काला पेंट कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सके। तो क्या करेंगे, जब सूर्य किरणें हम इस परावर्तक तल पर डालते हैं तो वे इससे टकराकर क्या करती हैं? इस बॉक्स के अंदर पहुंचती हैं, और बॉक्स के अंदर का क्योंकि जो भाग काला पेंट हुआ है इसके भाग का अंदर का भाग जो है वो काला है, तो वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। और फिर जो इसके अंदर चीज़ हमने कोई भी चीज़ हमने पकने के लिए रखी है, तो जो भी चीज़ इन बक्सों के अंदर पकने के लिए हमने रखी वो चीज़ जो है धीरे धीरे क्या होती है? पकनी आरंभ हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं? हम एक बारी में एक से ज़्यादा चीज़ पका सकते हैं, और इसे पकाने में टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। इसे पकाने में जो इसके अंदर हम चीज़ हम पका रहे हैं इसे पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मान लो हमें रोटी पकानी है या हमें कोई चीज़ फ्राई करनी है तो वो काम इसके अंदर नहीं हो सकता। तो बाकी जो चीज़ के अंदर पकानी हो वो एक समय में एक से ज़्यादा इसके अंदर हम चीज़ पका सकते हैं, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बस ये इसका नुकसान है। वैसे है अच्छी चीज़, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगने की वजह से इसका इस्तेमाल जो है हम सही तौर पर नहीं कर पाते। तो आज हमने जो आपको बताया बच्चों को क्या बताया? सबसे पहले बताया जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलने से होने वाले प्रदूषण है, यानी कि कोयले से जलने वाला जो कोयले के जलने से जब प्रदूषण होता है तो उससे क्या हानि है, किस प्रकार होता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनके जलने से क्या हानि होती है, किस प्रकार वो होता है, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं और हमारे शरीर के किस अंग पर नुकसान पहुँचाती है। फिर ये रोकने के जो उपाय हैं, जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलने से जो रोकने के उपाय हैं, प्रदूषण होता है उसे रोकने के उपाय क्या है। उसके बाद हमने आपको बताया तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र क्या है, यानी कि जल के द्वारा जब हम क्या करते हैं बिजली उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं जल विद्युत संयंत्र। जिस संयंत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? जल से बिजली उत्पन्न करते हैं। तापीय यानी कि जब भाप से क्या करते हैं? बिजली तैयार करते हैं, कोयले को जलाकर जल उबालते हैं। जल उबालने से क्या होगा? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और उस ऊष्मा को हम फिर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जीव द्रव्यमान मैंने बताया आपको क्या जीव द्रव्यमान क्या है? जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में स्थित जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीव द्रव्यमान या जैव भार बोलते हैं। उसके बाद मैंने वायु ऊर्जा बताई आपको, और एक विंड मिल बताया मैंने बताया जिस प्रकार बच्चे गाँव में फिरकी बना लेते हैं उस प्रकार की विंड मिल होती है। उसके बाद मैंने सौर ऊर्जा बताई। सौर ऊर्जा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। और जो सौर ऊर्जा है इसके फिर मैंने उपयोग बताया आपको, दो प्रकार के इसके उपयोग है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया इसके सौर तापन युक्तियाँ क्या होती हैं, और सौर तापन युक्तियों में मैंने आपको बताया जो सोलर कुकर है उसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको समझ में आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।